नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा और हम बात करेंगे आपके सेहत से जुड़े खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में ऑटिज्म की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार कहते हैं, जिसे हम जो बचपन में शुरू हो जाता है और व्यक्ति के जीवन भर ये रहता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में जो कमी होती है वो एक्सप्रेशन की कमी होती है, कल्पना की दुनिया में रहना वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो दूसरे बच्चों से जल्दी तारतम्य नहीं बैठा पाते। तो कैसे इन बच्चों की देखभाल की जाए, इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत और देखते हैं हेल्थ गुरु। ऑटिज्म में किस तरह से बच्चों की देखभाल की जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्या होम्योपैथी से ऑटिज्म का इलाज किया जा सकता है? क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है कि होम्योपैथी में टाइम बहुत लगता है, लेकिन इससे इलाज संभव है। तो ये कैसे इलाज संभव है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और आज का जो हेल्थ प्रोग्राम है वो इसी पर आधारित है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की माता पिता किस तरह से देखभाल करें, क्या बेनिफिट होगा अगर वो होम्योपैथी की दवाई लेते हैं, और किस तरह से डेवलपमेंट नजर आता है इसमें। ऑटिस्टिक जो एक तरह की बीमारी है, जो कि चाइल्ड जो है वो घर पर रह जाते हैं और वो कई बार अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए पेरेंट्स भी काफी परेशान होते हैं। तो होम्योपैथी में ऑटिज्म का इलाज कैसे हो सकता है, इन तमाम सवालों पर हम आज बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट डॉक्टर गिरीश ताथेड़, MD होम्योपैथी, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्ते। सर, सबसे पहले तो ये जानना है कि होम्योपैथी से क्या मतलब, होम्योपैथी क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। और सामान्य लक्षण क्या होते हैं ऑटिज्म के? होम्योपैथी यह एक चिकित्सा पद्धति है जो समा शमयति, यह उसका एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि अगर किसी मरीज में लक्षण कुछ दिखाई देते हैं, फिर वो कोई भी बीमारी हो, तो हम उसी लक्षणों की दवा ढूंढते हैं जो वह दवा सामान्य आदमी को देने के बाद वह लक्षण पैदा कर सकती है। जब यह दवा उस मरीज को दी जाती है, उसके बाद वह मरीज ठीक होता है। उसे ही संक्षिप्त रूप से ऑटिज्म ऐसा, उसको होम्योपैथी ऐसा कहा जाता है। तो ऑटिज्म में होम्योपैथी का क्या रोल है? तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि ऑटिज्म यानी क्या। ऑटिज्म यानी जो बच्चे जो खुद में ही रहते हैं, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि उनमें बोलने की कमी होती है, वह ठीक से बातचीत नहीं कर पाते। वह एक जो कला होती है अपनी बातचीत करने की या बोलने की, वह कला ठीक से डेवलप नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका सामाजिक में यानी समाज में रहना और लोगों से बातचीत करना और लोगों से तालमेल रखना, यह भी उनको संभव नहीं होता। और उनकी जो दिलचस्पी होती है वह सीमित हो जाती है, उनको कुछ ही चीजों में रुचि आती है और वह वही क्रियाएं बार बार दोहराते हैं। तो ऑटिज्म यानी इन शॉर्ट अगर हम जानना चाहते हैं तो वह बच्चे जो न बोलना सीखते हैं, न सुनना सीखते हैं, और उनकी जो भी जरूरत है वो हाव-भाव से बताते हैं, उनकी दिलचस्पी बस सीमित हो जाती है और एक ही क्रिया बार बार दोहराते हैं। इसको ऑटिज्म कहा जाता है। जब ऑटिज्म के कई सारे लक्षण एक साथ दिखते हैं तो उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऐसा भी कहा जाता है। जी सर, होम्योपैथी में ऑटिज्म कैसे काम करता है और किस तरह से काम करता है? तो इसके पहले ऑटिज्म के जो लक्षण जो होते हैं वो हम पहले समझ लेते हैं। तो ऑटिज्म जो होता है, पहले जो शिशुअवस्था होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है 3 या 4 महीने का, तब उस बच्चे को हम क्या करते हैं कि हम पूछते हैं कि अरे सोनू है, मोनू है, जो भी जो बच्चे रहते हैं, तो हम उसको बुलाते हैं कि तेरा नाम क्या है, क्या नाम है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो ठीक से देख नहीं रहा है, वो उसकी आंखें नहीं घुमा रहा है, या जो छोटा नवजात शिशु है वो उसकी गर्दन पर नहीं घुमाता है, तो सबसे पहले यह लक्षण होता है। दूसरा लक्षण, जब आपने देखा होगा कि माँ ना अपने बच्चे से ना बातचीत करना चाहती है, कुछ गुनगुनाती है, कुछ बातें करती है, उसकी तरफ भी उस बच्चे का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। और तीसरा, जो उसके आसपास के जो भी लोग होते हैं उनकी जो आवाजें आती हैं उनको भी वो बिल्कुल भी प्रतिसाद बिल्कुल नहीं देता। तो यह पहले लक्षण होते हैं। जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद छोटे बच्चे नया खेल सीखते हैं और लोगों से घुलना मिलना सीखते हैं और लोगों को बातचीत करना सीखते हैं, लेकिन यह लक्षण वो बच्चों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। एक तो उनको समझ नहीं आता बातचीत कैसे करें, इसलिए छोटे बच्चों से कैसे व्यवहार करना उनके समझ में नहीं आता है। उसके बाद नए भी खेलना सीखने की कोशिश करते हैं, वो भी उनसे नहीं होता है। फिर और उसके बाद जो बच्चे और बच्चों के साथ जो बातें सीखते हैं, गार्डन में कैसे खेले, कैसे अपनी चीजें मांगे, भूख कब लगी है, पानी कैसा मांगना है, खाना कैसा मांगना है, ये भी चीजें उनसे नहीं होती है।
जब जब यह लक्षण काफी मात्रा में बढ़ जाते हैं तब वह बच्चे बहुत क्रोधित होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या करे, किस तरीके से बताए, और इस क्रोध की अवस्था में वो कभी खुद को भी चोट पहुंचा देते हैं या दूसरों को भी चोट पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात, जो छोटे बच्चे और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं इनमें सब लक्षण दिखाई देते हैं। अभी होम्योपैथी, जब हम होम्योपैथी या दवा देते हैं तो होम्योपैथी में जो दवा देते हैं तो सबसे पहली बात, वह बच्चा थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग या समझ थोड़ी बढ़ जाती है। होम्योपैथिक दवा देने के बाद उसका जो आई कांटेक्ट होता है वह आई कांटेक्ट थोड़ा इंप्रूव होने लगता है और थोड़ा समझता है कि यह मेरा नाम है और मेरी माँ मुझे पुकार रही है या मेरे पापा मुझे पुकार रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चे उनकी तरफ ध्यान देना चालू करते हैं, क्योंकि वह बच्चे उनके जो आसपास का परिसर होता है या उनके आसपास जो आवाजें होती हैं, जो लोग रहते हैं, उनसे बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठा पाते। तो यह दवा पहले उनका तालमेल बैठाते हैं, यह दवा पहले उनको अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि देखो ये तुम्हारी मम्मी है, ये पापा है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो सबसे पहली बात, वो होम्योपैथिक दवा से उनमें अंडरस्टैंडिंग आती है, वो आंख से आंख मिलाते हैं, उसके बाद चीजें सीखना शुरू करते हैं। जैसे चीजें सीखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनका सामाजिक स्तर भी अच्छा होता है, छोटे बच्चों से खेलना चालू करते हैं, इसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। तो उनका सोशलिज्म स्टार्ट होता है। अगर हम उनको आप बगीचे में लेके जाएंगे तो उनका और बच्चों से तालमेल अच्छा होता है और धीरे धीरे वो और बच्चों से भी खेलना चालू करते हैं। यह धीरे धीरे ये दवा ऐसे असर करना चालू होती है। जी सर, ऐसा कहा जाता है कि 3 माह से लेके 3 साल तक ज्यादा बच्चे इसके शिकार होते हैं और ऑटिज्म का शीघ्र निदान क्यों आवश्यक है ये भी हम जानना चाहते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इन बच्चों में किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, तो इस तरह के लक्षण यदि दिख रहे हैं तो किस तरह से हमें होम्योपैथी किस उम्र से शुरू कर देनी चाहिए? जो ऑटिज्म के लक्षण होते हैं यूजुअली 4 या 6 महीने से दिखते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर को तुरंत ऑटिज्म यह डायग्नोस नहीं करता है। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े दिन के बाद, 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद थोड़ा आई कांटेक्ट देना, थोड़ी बातें सीखना, थोड़ा चलना, यह सीख सकता है। लेकिन संभवतः कुछ बच्चे थोड़े बैबलिंग करते हैं, थोड़े बात करते हैं, डैडी मम्मी बोलते हैं, कुछ बातें सीखते हैं। लेकिन ऑटिज्म इसकी जो अवस्था है, इसके जो लक्षण है, ज्यादा करके लक्षण जब बच्चा 16 से 18 महीने का होता है उसके बाद ही दिखता है। दिखते से भी लक्षण दिखते हैं। बहुत सारे मेरे माता पिता मेरे पास बच्चों को लेके आते हैं, बोलते मेरा बच्चा एकदम ठीक था, 1 साल तक थोड़ा बैबलिंग कर रहा था, थोड़ा चल रहा था, बोल रहा था, लेकिन क्या पता क्या हुआ उसको, 1.5 साल के बाद उसने एकदम बोलना ही बंद कर दिया, ध्यान देना बंद कर दिया, और हम उसको आवाज देते हैं वो देखता भी नहीं है, ना बच्चों से मिलता है। तो मेरा सभी उन माता पिता से यही कहना है कि ऑटिज्म के लक्षण प्रायतः 18 महीने के बाद ज्यादा करके उभर के आते हैं, और जब 18 महीने के बाद उभर के आते हैं तो धीरे धीरे यह सिम्टम उनके डेवलप होते हैं और बढ़ने लगते हैं। जैसे उनकी उम्र बढ़ती है बच्चों की, तो उम्र बढ़ते बढ़ते उनके कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे एक ही चीजों को बार बार रिपीट करना, एक ही खेल बार बार खेलना, एक ही खिलौने को लेके से गोल 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 घुमाते देखना, या पंखा ऊपर टंगा हो तो उसी पंखे को बार बार देखना। तो ऐसे भी कई लक्षण वो बच्चे में बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे वो बच्चों में गुस्सा आना, गुस्से स्वभाव होना, चिड़चिड़ापन होना, कोई भी नई बात, अगर कोई घर में कोई गेस्ट आते तो बच्चे बड़े गुस्सा करते, उनको कोई पसंद नहीं है, उनके रूटीन में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो पसंद नहीं है। अगर माता पिता बच्चों को थोड़े नए गांव में लेके जाते हैं या उनके शहर से गांव में जाते हैं तो बच्चों को वहां का माहौल, वहां का वातावरण बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और बच्चे बहुत गुस्सेले, बहुत झगड़ालू होते हैं। और कुछ बच्चे तो इतने हार्म कर देते हैं, खुद को भी इंजॉय करते हैं और दूसरों को भी इंजॉय करते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनके लक्षण काफी प्रभावी होते हैं और लक्षण काफी बढ़ने भी लगते हैं। सर, आमतौर पर ये कहा जाता है कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। इतना पेशेंस तो पेशेंट में भी नहीं होता, ना ही पेशेंट के परिवार वालों में होता है। फिर होम्योपैथी के जो उपलब्ध उपचार हैं उस पे कैसे लोगों का ट्रस्ट होगा और ये कितनी फायदेमंद है? अभी जो मैंने रिसर्च की है, लगभग मैंने 10 सालों से कई सारे मरीज ठीक किए हैं और अभी मेरे पास 350 से ज्यादा ऑटिज्म के मरीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैंने देखा है कि इसमें यह जो बीमारी होती है, इस बीमारी का अभी भी कारण क्या है इसको पता नहीं चलता। अगर वो बच्चों का आप MRI करो, स्कैन करो, फिर भी सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल आते हैं। लेकिन होम्योपैथी यह दवा, जैसे आप दवा चालू करते तो मैंने देखा है, मैंने कुछ मरीजों में विदिन 2 मंथ्स रिजल्ट देखे और कुछ मरीजों में 3 to 4 मंथ भी टाइम लगता है, लेकिन
रिजल्ट पक्का दिखते हैं। और यह भी धारणा बिल्कुल गलत है कि होम्योपैथी काफी असर काम करती है, काफी स्लोली काम करती है और काफी दिन लगते हैं। अगर आपकी बीमारी काफी पुरानी हो और बड़ी हो तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर छोटी छोटी बीमारी हो जैसे सर्दी, खांसी, बुखार हो तो विदिन एक दिन में या कुछ ही घंटों में भी उसी मरीजों को काफी अच्छा आराम मिल सकता है। लेकिन ऑटिज्म के बेबी में जो बच्चे होते हैं उनमें रिजल्ट आने के लिए थोड़ी अवधि या थोड़ा समय देना बहुत जरूरी होता है। प्रायतः मैं 4 से 6 महीने का समय सबसे मांगता हूँ ताकि मैं उनको इम्प्रूवमेंट ये जान लेते हैं कि क्या होम्योपैथी के साथ थेरेपी भी दे सकते हैं? बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो थेरेपी का भी उनका काफी अच्छा रोल होता है। जैसे जो बच्चे होते हैं इन्होंने बात कर सकते हैं, कैसे बिहेव करना है समाज में, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना उनको पता नहीं चलता, तो इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेशन होते हैं जैसे स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, एप्लाइड बिहेवियर थेरेपी है। यह थेरेपी भी काफी कारगर सिद्ध होते हैं और कुछ बच्चों में इसमें काफी अच्छा रिजल्ट भी दिखाई पड़ता है। जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ साथ यह भी थेरेपी हम चालू रखते हैं ताकि इस थेरेपी का उन पर असर अच्छा ही होता है, ताकि ऑटिज्म इस अवस्था से बाहर आने के लिए बल्कि हेल्प भी होती है और बच्चों में इंप्रूवमेंट काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। मैंने कुछ बच्चों में थेरेपी नहीं दिया है और कुछ बच्चों को थेरेपी दिया है, तो जिनमें थेरेपी हमने चालू रखा है उनमें रिजल्ट हमें काफी अच्छे दिखाई दिए हैं और बच्चों में सुधार भी काफी अच्छा दिखाई दिया है। तो हम थेरेपी भी उनको बोलते हैं कि आप चालू ही रखिए। जी सर, क्या डाइट भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? क्योंकि आमतौर पर आम जीवन में भी हम देखते हैं कि डाइट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ऑटिज्म के बच्चों के लिए भी क्या आहार बहुत महत्वपूर्ण है? हाँ, ऑटिज्म के बच्चों के लिए डाइट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्राय देखा गया है कि जो भी ऑटिज्म के बच्चे हैं उनकी पेट की हालत इतनी अच्छी नहीं रहती, उनको पेट की बीमारियां काफी ज्यादा प्रमाण में रहती है और उनको आंत की बीमारी भी काफी रहती है। और सबसे बड़ी बात तो उनको 2 प्रोटीन, जिसका नाम है, एक का नाम है ग्लूटेन और दूसरे का नाम है केजीन। ग्लूटेन यह जो प्रोटीन है वह गेहूं और गेहूं से बने पदार्थों में रहता है और केजीन यह जो प्रोटीन है वो दूध और दूध के बने पदार्थों में रहता है। तो जो बच्चे गेहूं की बनी रोटी खाते हैं या परोठा खाते हैं या कुलचा खाते हैं, उनके जो प्रोटीन होता है ग्लूटेन प्रोटीन, वह उनके आंत में थोड़ी सूजन सी पैदा करता है। जैसे वह सूजन पैदा होती है तो उसका सीधा असर उनके मस्तिष्क पे होता है और उनका चिड़चिड़ापन और गुस्सा स्वभाव काफी बढ़ जाता है। उसी तरह से केजीन यह जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन मिल्क में रहता है या दूध में रहता है। यह केजीन प्रोटीन भी उनके आंत पे सूजन पैदा करता है और उसका सीधा असर उनके मस्तिष्क पे होता है और उनका चिड़चिड़ापन और गुस्सेला स्वभाव काफी बढ़ जाता है। और तीसरा है शुगर, यानी अपनी मीठी चीनी या शक्कर, यह भी उसी तरह से काम करती है। ग्लूटेन, केजीन और शक्कर, यह तीनों आंत में सूजन पैदा करने से उनका हमेशा पेट भी दर्द होता है, जो खाना खा रहे उनको ठीक से पाचन भी नहीं होता और सीधा असर मस्तिष्क में होने की वजह से उनका गुस्सेला नेचर ज्यादा बढ़ता है। तो यह सीधा होता है। इसलिए हम जो ऑटिज्म के बेबी होती है उनको हम उनको बोलते हैं कि ये जो 3 पदार्थ है, शक्कर, केजीन जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स और जो ग्लूटेन फ्री डाइट है, उनको जरूर देना चाहिए। जी सर, आमतौर पर देखा गया है कि जो ऐसे बच्चे रहते हैं जो ऑटिस्टिक से पीड़ित बच्चे होते हैं, वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं या उनका रिएक्शन बहुत धीरे होने की वजह से कई बार पेरेंट्स बहुत पेशेंस नहीं रख पाते, बहुत अलग तरह का बिहेव करते। तो किस तरह का बिहेव हमें करना चाहिए, ना केवल माता पिता को बल्कि आसपास के लोगों को भी? हाँ, तो सबसे पहली बात, जो ऑटिज्म बेबी होते हैं, मैंने देखा है कि ऑटिज्म बेबी को पेरेंट्स ही ज्यादा करके एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे पहली बात तो मेरी सभी पेरेंट्स से एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि पहले एक्सेप्ट कीजिए कि आपका बच्चा ऑटिज्म है। जैसे उनको पता चलता है कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है या ऑटिज्म डायग्नोस होता है, माता पिता बड़े दुखी होते हैं, बड़े निराश होते हैं। लेकिन इस विश्व में ऐसे कई मान्यवर लोग हैं, जो कई साइंटिस्ट है, जो पहले ऑटिज्म करके डायग्नोस हुए, लेकिन उन्होंने बड़ी क्रांति भी उनके जीवन में और पूरे विश्व में लाई है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को, माता पिता को कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल नाराज न होइए, एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका प्रेम बच्चों के प्रति ज्यादा होता है, आपका उनके प्रति बिहेवियर अच्छा होता है और आपका बिहेवियर देखे जो आपके आसपास लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, वो भी ठीक से बिहेव करते हैं। क्योंकि ये ऑटिज्म बेबी कभी कभी लगता है उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बच्चे बड़े सेंसिटिव भी होते हैं। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, उनके बारे में कुछ आप नेगेटिव बोलो, उनके बारे में कुछ आप नेगेटिव बात करो किसके साथ, तो तुरंत गुस्सा करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसे बच्चों को और भी जब नेगेटिव सुनते माता पिता बोलते हुए वक्त, तो वो और भी बिगड़ जाते हैं, गुस्से होते हैं। तो उनके प्रति आपका बर्ताव हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो उससे देखा गया कि वो बच्चे में इंप्रूवमेंट या सुधार काफी अच्छा होता है।
जी, आपने बहुत सारे पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की होगी, तो आपको क्या लगता है कि ऑटिज्म के जो पीड़ित व्यक्ति है या बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए चैलेंजेस कितने होते हैं? उनके लिए सबसे पहले चैलेंजेस यानी बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए समझना। दूसरी बात, उसको ट्रेनिंग देना, यानी सुबह से दांत साफ करना हो, नहाना हो या कपड़े पहनना हो, स्कूल में जाना हो, स्कूल में पढ़ना हो, रात को सोना हो, ये उनको सभी ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो सबसे पहले कभी कभी पेरेंट को तो खुद को भी ट्रेन होना पड़ता है कि क्या मैं किस तरह से ट्रेनिंग दूं। तो जब वो पेरेंट्स खुद एक्सेप्ट करते हैं, खुद को ट्रेनिंग लेते हैं, तो ट्रेनिंग लेने के बाद वो बच्चों को भी समझाते हैं, और उनका जब उनको एक्सेप्टेंस होता है कि मेरा बेबी ऐसा है, तो उनका ट्रेनिंग का तरीका भी काफी अच्छा बदल जाता है और खुद भी ट्रेन हो जाते हैं हाउ टू बिहेव विद द बेबी। तो इसका मिलाजुला इफेक्ट इतना अच्छा होता है कि बेबी में सुधार बहुत अच्छा दिखता है। और अगर उसके साथ आप अगर होम्योपैथिक दवा भी देते हो तो उसमें सुधार बहुत ही बड़ा दिखता है। जी डॉक्टर गिरीश, आमतौर पर ये देखा गया ना कि ऑटिज्म के कुछ बच्चे तो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब उनका हर एक चीज में इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो पेरेंट्स भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? सबसे पहले बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों होते हैं यह भी जानना बहुत जरूरी है। हम जो भी कपड़े पहनते हैं, जिस भी चीज पे बैठते हैं, या जो भी हमारे आसपास जो वातावरण है, उसका असर हमारे शरीर पे होता रहता है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। उसका एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में कुछ फिल्टर लगे हुए, और फिल्टर हमें वो जो एहसास है ज्यादा हमें डिस्टर्बेंस नहीं करते। लेकिन ऑटिस्टिक बेबी जो होते हैं उनमें यह फिल्टर लेते नहीं है। उनके आसपास जो भी वातावरण बदल हो, जो भी उनके कपड़े पहने हो, जो भी आवाजें हो, वो हर संवेदना उनके मस्तिष्क तक चली जाती है, और उनको मस्तिष्क लगता है कि इसको हम अभी रिस्पॉन्स दें। तो यह संवेदना का भार बहुत ज्यादा उनके मस्तिष्क पे हो जाता है, इसलिए उनको यह भी पता नहीं चलता कि कोई कौन सी संवेदना को मैं कहाँ पे उसको रिस्पॉन्स दूं, इसलिए और भी कंफ्यूज होते हैं, और इसलिए ज्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सेला भी होते हैं। और एक मैंने देखा है, ऑटिस्टिक बेबी जब बगीचे में जाते हैं या बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनको यह भी पता नहीं होता, थोड़े से छोटे मिक्सअप होते शुरू में, लेकिन बाद में उनको पता नहीं चलता कि कैसे इस खिलौने के साथ खेलना चाहिए या खेल को कैसे खेलना चाहिए। इसलिए भी वो बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ेपन और गुस्से हो जाते हैं। तो उनके लिए जितना हो सके नया एनवायरनमेंट थोड़ा कम रखें, जितना आवाजें बढ़ सकते हैं या कम कर सकते हैं उतना कीजिए, और वो पेरेंट देखे कि बच्चों में किस चीज से ज्यादा एंगर या इरिटेबिलिटी बढ़ती है, तो वह आवाज, वह लोग ज्यादा कम हो, वह अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप उन बच्चों में गुस्से नेचर और इरिटेबिलिटी जो उनका नेचर होता है वह कम करने में जरूर हेल्प होती है। क्या बढ़ती हुई उम्र के साथ ऑटिज्म के लक्षण भी बदलते हैं? हाँ, ऑटिज्म के लक्षण मैंने देखा है कि जो छोटे उम्र में लक्षण होते हैं कुछ दिनों के बाद बदलते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं तो कुछ लक्षण बदलते हैं। तो उनके लक्षणों में थोड़े कम ज्यादा होना बहुत बार देखा गया है। खास करके जो बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं, जो बाकी बच्चे नॉर्मल जो किशोर अवस्था में आते हैं वो भी बच्चे बड़े गुस्से ले, थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, ये भी बच्चे इमोशनल डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन जो किशोर अवस्था में बच्चे आते हैं, खास करके ऑटिज्म बेबी के, उनमें हस्तमैथुनता भी काफी बार देखी गई है। छोटे बच्चों में भी है और थोड़े बड़े बच्चों में भी है। तो उस वक्त तो जो माता पिता को तो बहुत ही खुद पे कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कहां पर भी अपने कपड़े उतार देते हैं, खुद को एक्सपोज कर देते हैं और हस्तमैथुन भी करने लगते हैं। तो इस वक्त माता पिता को काफी कंट्रोल करके ट्रेनिंग देके बच्चों को ठीक से संभालना पड़ता है। तो ऐसे भी कुछ लक्षण होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है ना, उनकी रुचि स्टडी में भी हो जाती है, और कुछ बच्चों की बिल्कुल भी खत्म भी हो जाती है। इस तरीके से उम्र के बढ़ने के साथ उनके लक्षण कम ज्यादा होते रहते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम आशा करते हैं कि आज की इस डिस्कशन से हमारे जितने भी दर्शक हैं वो लाभान्वित जरूर होंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हेल्थ गुरु में आज हमने बात की कि ऑटिज्म के मरीजों को किस तरह से हमें ध्यान रखना है, और साथ ही ये भी हमने बात की कि कैसे होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।